हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चंस में से जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ना, 70% पेपर आपका इसी में से आने वाला है और आप इसको अगर पूरा कंप्लीट कर ले तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन and its impact on international business. How has globalization transformed the way company conduct global business? Provide the example. मैंने यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस में जहाँ पे एग्जाम्पल पूछे भी नहीं थे, एग्जाम्पल लगाए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर आप लिख कर आते हो तो इससे ये पता चलता है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो चलो समझते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे इंटरकनेक्टनेस और इंटीग्रेशन जो है इकोनॉमीज़ के बीच की, कल्चर और मार्केट के बीच की बढ़ती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी गुड सर्विस और कैपिटल है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकती है, मतलब एक कंट्री टू दूसरी कंट्री फ्रीली मूव कर सकती है। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल बिजनेस पे, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहले एक्सपैंड द मार्केट। ग्लोबलाइजेशन ने अलाउ करा है बिजनेसेस को कि वो लार्जर इंटरनेशनल मार्केट को अब एक्सेस कर सके। मतलब पहले सिर्फ वो डोमेस्टिक मार्केट तक ही काम कर सकती थी, बट अब वो इंटरनेशनल बिजनेस तक भी जा सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन, यहाँ पे जो बिजनेस है पहले सिर्फ अपनी जगह का, मतलब मान लो इंडिया का कोई बिजनेस है तो वो सिर्फ इंडिया का रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ कर सकता था, बट अब बिजनेस रॉ मटेरियल, कॉम्पोनेंट और लेबर दूसरी कंट्री से भी ले सकते हैं, जो कि रिड्यूस कॉस्ट पे और इम्प्रूव एफिशिएंसी पे होगा। देन इंक्रीज द कंपटीशन। पहले कंपनीज जो थी वो ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करती थी, सिर्फ डोमेस्टिक फर्म से कंपटीशन फेस करती थी, बट अब इंटरनेशनल प्लेयर भी कंपटीशन में आ चुके हैं और इसकी वजह से अब डोमेस्टिक फर्म्स भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर रही हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जगह की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी दूसरी जगह में पहुंच जाती है और इसलिए जो हमारी कंट्रीज़ के या दूसरी कंट्रीज़ के भी फर्म्स हैं ना, वो बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। देन कल्चर डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेशन। अब कोई भी अगर फर्म आ रहा है, जैसे मैकडोनल्ड्स आया था, मैकडोनल्ड्स दूसरी कंट्री में सिर्फ नॉन वेज ही सेल करता था, बट हमारी कंट्री में वेजिटेरियन भी, नॉन वेजिटेरियन भी है। तो आपको जिस भी जगह पे आप जा रहे हो वहाँ के डाइवर्स कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा ताकि आप अच्छे से अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस कर सको। रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, देखो हर कंट्री के अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, अलग लीगल चैलेंज, अलग लीगल फॉर्मुलेशंस है। तो आपको जो भी कंट्री में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको वहाँ के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल बैकग्राउंड को अपनाना होगा। देन हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म द बिजनेस कंडक्ट। पहला, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। अब क्या होता है कि एक कंपनी जो हमारी कंट्री में और दूसरी कंपनी जो अमेरिका में, वो ईजिली ज्वाइंट वेंचर, अलायंस या फिर पार्टनरशिप कर सकती हैं ताकि वो नए मार्केट में एंटर कर सके। डिजिटलाइजेशन एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि अब ईजिली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और ग्लोबल ऑपरेशन ईजिली मैनेज हो जाते हैं। 24/7 ऑपरेशन। अब अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग टाइम जोन है और क्योंकि 2-3 कंट्री की जो बिजनेस है वो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर लेते हैं तो वो डिफरेंट टाइम जोन की वजह से 24 घंटे काम कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन और लोकलाइजेशन। कुछ जो ब्रांड हैं वो अपने आप को स्टैंडर्डाइज्ड ही रखती हैं ग्लोबली। जैसे एप्पल है, उसने अपने आप को जैसा वो दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करता है वैसे ही हमारी कंट्री में प्रोड्यूस करता है, बट कुछ ब्रांड अपने आप को कस्टमाइज़ कर लेते हैं लोकल बेनिफिट और लोकल टेस्ट के हिसाब से। जैसे मैकडोनल्ड्स का मेन्यू के अंदर वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। देन इसके एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, एप्पल, टोयोटा, यूनिलीवर, आप पढ़ सकते हो रोके, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इंटरनेशनल बिजनेस विद डोमेस्टिक बिजनेस, हाईलाइट द की डिफरेंस इन स्कोप, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, हाउ दीज डिफरेंस इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड। तो हमें डिफरेंस पढ़ना है इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस का। तो चलो शुरू करते हैं। पहले आता है स्कोप। जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो सिर्फ विद इन अ बाउंड्री ही अपने आप को ऑपरेट करता है, बट इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो मल्टीपल कंट्रीज और ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट कर लेता है। देन आता है मार्केट का साइज। डोमेस्टिक मार्केट में लिमिटेड मार्केट साइज है, बस इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास इतना ह्यूज मार्केट है ना, डिफरेंट कंट्री है, किसी भी कंट्री के कस्टमर को जाके आप अप्रोच कर सकते हो। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ सिंगल कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन देखने पड़ेंगे, बट अगर इंटरनेशनल बिजनेस में है तो आपको मल्टीपल कंट्रीज के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। देन कल्चर डाइवर्सिटी, अगर आप एक ही कंट्री में कर रहे हो तो
होमोजीनियस कल्चर होगा, बट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में कर रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट कल्चर और बिजनेस प्रैक्टिसेस को फेस करना पड़ेगा। करेंसी पेमेंट, अब यहाँ पे एक ही करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है और एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो बहुत ही कम रहता है। बट इंटरनेशनल बिजनेस में मल्टीपल करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। देन पॉलिटिकल रिस्क, अनस्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फैमिली टू बिजनेस, मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस हमारा डोमेस्टिक है, अब अगर कोई इंडिया का बिजनेस है, वो इंडिया में ही अपना, इंडिया की इंडस्ट्री है, इंडिया में ही बिजनेस कर रही है, तो उसे पता है कि अपनी कंट्री का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो कैसा है। बट अगर आप इंटरनेशनली करते हो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहाँ की पॉलिसी, जो जियो पॉलिटिकल रिस्क आपको बना रहता है। ये बाकी के डिफरेंस मैंने दे रखे हैं, बहुत सिंपल है, आप एक बार रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। देन हाउ, अब हमारा दूसरा पार्ट है कि हाउ दिस डिफरेंस इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। पहला, मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी। अब कंपनी को ना चूज करना होता है कि वो दूसरे मार्केट में अगर जा रही है तो वो किस तरीके से जाएगी, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंस, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड, किस तरीके से उसे जाना है ताकि वो रिस्क अपना कम कर सके। प्रोडक्ट अडेप्टेशन बल्कि स्टैंडर्ड, वो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उसे अपना प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज रखना है ग्लोबली ताकि वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सके, या फिर जो लोकल टेस्ट कल्चर है उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। प्राइस स्ट्रैटेजी, अगर आप एक बहुत ही हाई डेवलप्ड कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। बट अगर आप किसी और कंट्री में बेच रहे हो, डेवलपिंग कंट्री में बेच रहे हो, तो आपको लोगों की परचेसिंग पावर, कॉम्पिटिशन कितना है और करेंसी फ्लक्चुएशन भी देखना पड़ेगा। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, देखो कल्चर सेंसिटिविटी होनी और लोकलाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है एडवर्टाइजिंग में। अब यहाँ पे देखो, जिस कंट्री में भी आपको अपना ऐड करना है, अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है, तो वहाँ के कल्चर को समझना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपको वहाँ बिजनेस करना है। मतलब जितना प्रॉफिट कमाना है उतने बेटरली आप कल्चर को समझ लो, ठीक है। देन रिस्क मैनेजमेंट, फर्म को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है ताकि वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और करेंसी रिस्क को कम कर सके। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कंपनी को डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो है वो अपनाना पड़ता है ताकि वो लोकल मार्केट को रिस्पॉन्स कर सके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फर्म को बहुत ही कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन जो है वो फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन अ कंट्री कैन इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट सिचुएशन दैट हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द मल्टीलैंड कॉर्पोरेशन। अब सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक सिचुएशन है जहाँ पे कंट्री के अंदर बहुत ही तहस नहस मची हो, गवर्नमेंट चेंज हो रही हो बार बार, सिविल अनरेस्ट हो रहा हो, पॉलिटिकल वायलेंस, करप्शन, या पॉलिसी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो कि आज कोई पॉलिसी है, कल के दिन कोई दूसरी पॉलिसी बन जाए। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, पहली, डिस्ट्रप्शन ऑफ द ऑपरेशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट या वायलेंस होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, सप्लाई चेन जो है वो पूरी ख़राब हो जाएगी जिसकी वजह से सर्विस प्रॉपर्ली डिलीवर्स नहीं हो सकती। देन इंक्रीज द रिस्क एंड द कॉस्ट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से बिजनेस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि अनफेवरेबल पॉलिसी चेंज होता है, मतलब एकदम से कोई भी पॉलिसी चेंज हो जाती है जिसकी वजह से हायर इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कॉस्ट भी उन्हें करनी पड़ती है, मतलब इंश्योरेंस कॉस्ट भी लेनी पड़ती है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से बचने के लिए। एक्सचेंज रेट वोटिलिटी, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो करेंसी को अनस्टेबल बना देते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है और फाइनेंशियल प्लानिंग है कंपनी की वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि वो मल्टीपल करेंसी में कैसे करे, एक तो मल्टीपल करेंसी में ऑपरेट कर रही है, ऊपर से बार बार करेंसी चेंज हो रही है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लीगल एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, फ्रिक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज होगी तो ऑफकोर्स लॉज और रेगुलेशन में भी बार बार चेंज आएगा जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को दिक्कत पड़ती है। रेपुटेशन रिस्क, अगर आप ऑपरेट कर रहे हो पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री में तो एक कंपनी की ब्रांड इमेज में भी अफेक्ट डाल सकती है। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आपको कई सारे, आप इसे रोक के पढ़ लेना। अब क्या क्या स्ट्रैटेजी कंपनी अपनाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए, तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, कंपनी जो है वो पॉलिटिकल रिस्क को एनालाइज करके ही किसी कंट्री में ऑपरेट करती है और उसके जैसे अगर किसी कंट्री में रिस्क ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस वगैरह ले लेती है। देन डाइवर्सिफिकेशन, एक सिंगल अनस्टेबल कंट्री पे कभी भी वो डिपेंड नहीं रहती, कई सारे कंट्री में वो अपना प्रोडक्शन या सप्लायर फैसिलिटी रखती है ताकि अगर एक जगह अनस्टेबिलिटी हुई तो दूसरी जगह से तो चीज़ें सही चलती रहें। लोकल पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर, लोकल फर्म के साथ कोलैबोरेट कर लेती है ताकि वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ सके। फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन, अब वो क्या करती हैं कि अपनी जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही अडेप्टेबल रखती हैं कि अगर एक जगह से सामान आना हमारा बंद हो गया तो हम दूसरी सोर्स जो है एकदम तैयार रखें। इंश्योरेंस, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस ले लेती हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी इन्वेस्टमेंट को जो भी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनरेस्ट जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
वो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंगेज रहती हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं ताकि गुडविल बिल्ड कर सके और पॉलिटिकल अनरेस्ट का जो भी इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा है वो कम से कम कर सके। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक कंडीशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है, अब क्या क्या इससे इफेक्ट पड़ता है? तो की इम्प्लीकेशन क्या है? पहला, मार्केट पोटेंशियल एंड डिमांड। जो ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ है ना कंट्री की, वही बताती है कि कंज्यूमर्स जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं, उनकी परचेसिंग पावर क्या होगी और कितना डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर कंट्री की जीडीपी स्ट्रांग है, ग्रोथ अच्छी है, तो लोगों की इनकम अच्छी होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो इकोनॉमिक फैक्टर है जैसे लेबर कॉस्ट, टैक्स, पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये प्रोडक्शन और ऑपरेशनल कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी कंट्री में लो लेबर कॉस्ट है या फेवरेबल टैक्स रिजीम है तो वहाँ पे हम कम कॉस्ट में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। करेंसी स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट, देखो अगर करेंसी रेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो इससे हमारा प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अगर करेंसी रेट का में फ्लक्चुएशन कम रहेगा तो प्रॉफिट और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हम ईजिली कर पाएंगे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज वगैरह अच्छी हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस करने में हेल्प भी होगा। मतलब कोई फॉरेन कंपनी अगर हमारी कंट्री में आके काम कर रही है और हमारी जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज अच्छी हैं तो वो ईजिली अपना काम कर पाएंगी बहुत ही स्मूथली। देन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, पॉलिसी ऑन अ ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन एंड लेबर, वो बिजनेस इन्वायरमेंट को शेप करती है। देखो, अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही ईजी होगा, मतलब मान लो हमने इंपोर्ट पे ना रेगुलेशन ख़त्म कर दी, तो जो दूसरी कंट्रीज के कंपनी है उन्हें तो बहुत फ़ायदा होगा, वो ईजिली कम पैसों में अपना सामान हमारी कंट्री में बेच पाएंगे। और अगर हमारी पॉलिसी लिबरलाइज्ड पॉलिसी हैं तो इंटरनेशनल बिजनेसेस को इंकरेजमेंट मिलेगा। अब इसके अलावा भी मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक बार रोक के पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने हैं, वैसे 6 पॉइंट काफ़ी हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस द कॉम्प्लिसिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस दैट कंपनी नीड टू कंसीडर व्हेन एक्सपैंडिंग ग्लोबली, हाउ द कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस। अब क्या क्या कॉम्प्लिसिटी इंटरनेशनल बिजनेस को फेस करनी पड़ती है? देखो, जो भी कंपनी ग्लोबली एक्सपैंड करती है उन्हें ना जो डोमेस्टिक जो कॉम्प्लिसिटी है उसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिसिटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कल्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंट्रीज़ का अलग अलग होता है। अब समझते हैं सबसे पहले कल्चर फैक्टर क्या होते हैं। डाइवर्सिटी इन अ लैंग्वेज एंड नॉर्म एंड वैल्यू, देखो किसी भी कंट्री का जो कल्चर है वहाँ के बाइंग बिहेवियर को, उनके कम्युनिकेशन के स्टाइल को और वहाँ की मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अफेक्ट करेगा। ये ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम पाकिस्तान में जा रहे हैं तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि बुरखा वगैरह पहना जाता है क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। बट अगर हम इंडिया में हैं तो हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग कल्चर हैं, तो हमारे यहाँ साड़ी की डिमांड भी होगी, बुरखे की डिमांड भी होगी, और अलग अलग जहाँ भी चीज़ें, मतलब जो भी पोशाक बिकती है, राजस्थानी पोशाक वगैरह, उनकी भी डिमांड होगी। तो ये कल्चर को और उनके कम्युनिकेशन पेपर को अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है जर्मन, वॉलमार्ट इन जर्मनी। वॉलमार्ट जो है वो जर्मनी के कल्चर को अडेप्ट ही नहीं कर पाया, जैसे बिजनेस एटिकेट्स थे वहाँ पे, एम्प्लॉय का रिलेशन, कस्टमर की सर्विसेज एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं कर पाया, इस वजह से वॉलमार्ट जर्मनी में फेल हो गया। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनका रिस्क कम होगा। कंपनी जो है वो कंट्री की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ है, लेबर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के जो लॉ हैं उन्हें कंसीडर्ड करती हैं और तभी वो किसी कंट्री में इन्वेस्ट करती है। और अगर पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से लॉ एकदम से चेंज हो जाते हैं तो उन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड सेंसेक्स, गवर्नमेंट जो है वो तरह तरह के ट्रेड बैरियर्स लगा सकता है पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से और मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, फॉरेन कंपनी तो बहुत उसे दिक्कत आएगी। ठीक है, देन इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट का साइज एंड परचेसिंग पावर। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना, उसी से पता चलता है कि जो मार्केट है उस कंट्री का, उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से पता चलता है कि हमें उसमें कितना फ़ायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि हर कंट्री की अलग इनकम लेवल है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अलग है। जैसे कि जो लग्जरी ब्रांड है गुच्ची वगैरह, वो डेवलप्ड इकोनॉमी को टारगेट करती है क्योंकि वो लोग वहाँ पे बहुत महंगा सामान है गुच्ची का, तो डेवलप्ड इकोनॉमी के लोग इसलिए खरीद सकते हैं। अगर कोई आप डेवलपिंग इकोनॉमी में जाओगे तो वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं होगी। देन करेंसी फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट कितना चेंज हो रहा है उससे प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट पे फॉरेन कंपनी के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है तो वहाँ पे काम करने की जो कॉस्ट है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों ही बढ़ जाएगा। देन डिस्कस द थ्योरी ऑफ नेशनल
competitive advantage proposed by Michael Porter. How does this theory differ from traditional theory और international trade? और हमें इसे एग्जाम्पल के साथ बताना है जिस कंट्री ने इसको यूज़ किया है। तो आप समझते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये पोर्टर की डायमंड मॉडल भी से कहा जाता है। ये 1990 में उनकी जो बुक थी द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नेशन, उसमें उन्होंने प्रपोज की थी। जो पहली थ्योरीज हैं जितनी भी ट्रेडिशनल, वो ना फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि लैंड लेबर कैपिटल फैक्टर्स है, जहाँ ये फैक्टर्स हुए वहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी। बट पोर्टर ने कहा कि नेशन की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब जिस कंट्री में वो फर्म ऑपरेट कर रहा है या जिस कंट्री में वो है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है कि किस तरीके से वो ग्लोबल मार्केट में अच्छा कर सकता है। अब इसके 4 इंटर रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स है। पहला, फैक्टर कंडीशन। उन्होंने कहा कि अगर नेशन के पास अच्छे रिसोर्सेज है, मान लो हमारी कंट्री है इंडिया, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, कैपिटल भी अच्छी है, तो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री होगी ना वो ग्लोबल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। देन डिमांड कंडीशन, जो डोमेस्टिक कंट्री की डिमांड होती है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इनोवेटिव और इम्प्रूवमेंट फर्म में। अगर हमारी कंट्री के लोग बहुत ही हाई फाई चीज़ें मांगेंगे तो हमारी कंट्री के जो फर्म्स हैं ना वो उसी हिसाब से क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो फर्म को पुश करते हैं कंट्री के लोग कि वो उनकी स्टैंडर्ड नीड को मीट करे और कॉम्पिटिटिव, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, अगर हमारी जो इंडस्ट्रीज होंगी कॉम्पिटिटिव सप्लायर होंगे, मतलब हमारे जो एक इंडस्ट्री है, मान लो कौन सी इंडस्ट्री, हाँ कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो कॉटन के कपड़े वो बनाती है। तो अगर जो उनको सप्लायर होंगे, जैसे कॉटन सप्लाई करने वाली इंडस्ट्रीज होंगी या अलग रिलेटेड सेक्टर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, इनोवेटिव होंगे, डेवलप्ड होंगे, तो वो ईजिली सामान सप्लाई कर पाएंगे और इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी। फर्म स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रक्चर, देखो कंडीशन ऑफ द नेशन रिगार्ड हाउ कंपनी आर क्रिएटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज। ये फोकस करती है कि किस तरीके से कंपनी क्रिएट हुई है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे कर रखा है और उसको मैनेज कैसे करा जा रहा है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो हमारे यहाँ की हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो उतनी इनोवेटिव होंगी और कंटिन्यू अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगी, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी तो कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लेगी और उनका सारी चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। अब ये कैसे डिफरेंस क्या है इसका ट्रेडिशनल थ्योरी का वो पढ़ते हैं। पहला, बेसिक ऑफ एडवांटेज। ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो फैक्टर इन्वायरमेंट पे फोकस करती है, बट पोर्टल की थ्योरी डायनेमिक फैक्टर्स पे फोकस करती है। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, ट्रेडिशनल थ्योरी लार्जली स्टैटिक है, मतलब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और कॉस्ट डिफरेंस पे ध्यान देती है, बट ये वाली थ्योरी डायनेमिक है, ये कंटिन्यूस इनोवेशन और अपग्रेडेशन कैपेबिलिटी पे ध्यान देती है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, पहली वाली थ्योरीज में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम था, मार्केट फोर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ही एक्टिव है। नेचर ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन के बीच में कंपटीशन हो रहा था, बट यहाँ कंपटीशन जो है वो इनोवेशन, क्वालिटी और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। इसको ये फोकस करता है बायलैटरल ट्रेड पैटर्न पे और रिसोर्सेज एलोकेशन, बट यहाँ पे क्लस्टर और नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्री विद इन अ नेशन पे फोकस हो रहा है। अब एग्जाम्पल है, जैसे जर्मनी एक कंट्री है, जापान, जिन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, रोक के पढ़ लेना। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड हाउ द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ये शो करता है कि कितना पैसा हमारा दूसरी कंट्री से आया है और कितना गया है बिकॉज ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। अब इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है गुड्स एंड सर्विसेज, जो मतलब एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हुई है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और इसके अलावा जो इनकम आई है इन्वेस्टमेंट से, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो सब भी ये रिकॉर्ड करता है, और यूनिलेटरल ट्रांसफर। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ना कैपिटल फ्लो को रिकॉर्ड करता है कि कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह गई, उन सबको रिकॉर्ड करता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंटरनेशनल ट्रेड में? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ का इंडिकेटर होता है, मतलब कंट्री की इकोनॉमी कितनी अच्छी है ये इससे पता चलता है। देखो कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर कंटिन्यूसली डेफिसिट चल रहा है इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, और अगर कंटिन्यूसली सरप्लस चल रहा है मतलब इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथफुल है। देन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, बीओपी के इन्फ्लुएंस से डिमांड एंड सप्लाई जो है कंट्री की, उसी से कंट्री की करेंसी का पता चलता है कि कंट्री की करेंसी कहाँ पे है।
इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कॉम्पिटिटिव है, ये इसी से पता चलता है। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है वो बीओपी का डेटा ही देखकर मॉनेटरी, फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी को बनाते हैं ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर आपका स्टेबल और पॉजिटिव बीओपी है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग जो हैं वो आपके कंट्री की इकोनॉमी पर विश्वास करेंगे और आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। देन आता है हाउ द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफ्लेक्ट द कंट्री इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड ट्रेड रिलेशनशिप। ये सब कैसे दिखाती है, पहला इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कैसे दिखाती है, आ जाता है करंट अकाउंट सरप्लस। अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस में होगा ना, इससे पता होगा कि आप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, मतलब आप बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री में, और आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो और आपकी फॉरेन डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर डेफिशिएट में है तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। ट्रेड रिलेशनशिप, बीओपी रिवील करता है कि किस तरीके से स्पेसिफिक कंट्री के साथ आपके ट्रेड बैलेंस है। जैसे अगर नेशन जो है वो नेट इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है दूसरी कंट्री के साथ, तो इससे पता चलता है कि आप दूसरी कंट्री में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव एंड प्रोडक्टिविटी, अगर आपका कंटिन्यूसली डेफिशिएट चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कॉम्पिटिटिवनेस खो दी है और आपकी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। देन आता है क्रिटिकली एग्जामिन द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पहली बार बनाई गई थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो के द्वारा 19th सेंचुरी में, और एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक कंट्री बेनिफिट होती है अगर वो प्रोड्यूस करे सिर्फ वो गुड्स जो कि वो बेटर तरीके से प्रोड्यूस कर सकती है। देखो अब इसका की आइडिया समझो। इसका कहना है कि कंट्री को वही गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए और वही गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब वो उसे बेटर तरीके से दूसरी कंट्री से बना पा रहा है। भले ही उसके पास दोनों प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, बट स्टिल उसे वही वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज हो। अब यहाँ पे ना इसे समझो कैसे, सपोज दो कंट्री है ए एंड बी और वो दोनों दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्स एंड वाई। कंट्री ए जो है वो मोर एफिशिएंटली दोनों ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है कंट्री बी से, लेकिन कंट्री ए एक्स को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है देन वाई, और कंट्री बी जो है वो वाई को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है देन एक्स। भले ही कंट्री ए दोनों गुड्स को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है, बट वो जिसे ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है दैट इज़ एक्स, उसे वही प्रोड्यूस करना चाहिए। अब इसकी क्या क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो पहला एक्सप्लेन गेन फ्रॉम अ ट्रेड, ये समझाती है कि कैसे एक कंट्री जो है वो लेस एफिशिएंट होके भी ओवरऑल ट्रेड में अपना रोल निभा सकती है। देन फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी थ्योरी। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी थ्योरी क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी हो, और इंटरनेशनल ट्रेड कब होगा, जब आप एक गुड्स प्रोड्यूस करोगे और दूसरी कंट्री को दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करने का चांस दोगे, तो ये उसका फाउंडेशन बिल्ड करती है। देन सिंपल एंड इंस्यूटिव, ये बहुत ही सिंपल है समझने में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सब कुछ है, मतलब प्रॉपर गाइड कर देती है। देन क्रिटिकल इवोल्यूशन एंड लिमिटेशन, पहला अजम्पशन ऑफ टू कंट्री, ये अज्यूम करती है कि दो ही कंट्री हैं पूरे ओवरऑल बिजनेस में और दो ही गुड्स है, बट ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है। देन इसकी अजम्पशन क्या है कि कांस्टेंट रिटर्न मिलता है और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल को इग्नोर ही कर देती है कि अगर आप ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा भी तो होता है ना, दैट इज़ इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो इसने समझा ही नहीं है। देन फैक्टर मोबिलिटी अजम्पशन, ये कहती है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनली मूव नहीं कर सकते, मतलब यहाँ के लोग दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। हम भी तो ह्यूमन कैपिटल है ना, बट ऐसा थोड़ी होता है, जाते हैं ना, इंडिया के लोग दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं। देन स्टैटिक मॉडल, ये ज्यूम करता है कि जो रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है, बट रियलिटी में जो रिसोर्सेज हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं, और ये टेक्नोलॉजी का रोल और इनोवेशन बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ये इसकी लिमिटेशन। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, What are the different form of regional economic integration? Explain with suitable example. Regional economic integration का मतलब होता है जहाँ पे दो कंट्री एग्रीमेंट करती हैं कि उनका जो जोग्राफिकल रीजन है वहाँ से वो जितने भी ट्रेड बैरियर्स है वो हटा देंगी और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट कर लेंगी, मतलब मर्ज कर लेंगी, ताकि वो इकोनॉमिक कॉपरेशन और ग्रोथ को प्रमोट कर सके। अब इसके डिफरेंट फॉर्म है, पहला है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या होता है कि दो कंट्रीज टैरिफिक और ट्रेड बैरियर्स हटा देती हैं अपनी कंट्रीज़ के बीच में। मान लो इंडिया है और नेपाल, हमारे बीच में हमने जितने भी ट्रेड टैरिफिक थे, ट्रेड बैरियर्स थे, वो सब हटा दिए, बट यहाँ पे कंट्रीज़ की अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसीज़ होती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसे पढ़ सकते हो। आते हैं फिर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है, ये फ्री ट्रेड एरिया के हिसाब से ही होता है, बट यहाँ पे कंपनीज की, ऊपर वाले में कंपनीज की खुद की एक्सटर्नल टैरिफिक थी, बट यहाँ पे अपनी अपनी टैरिफिक नहीं होती, कॉमन टैरिफिक होती है। एक्सटर्नल टैरिफिक्स भी सेम कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है साउथ कॉमन मार्केट। देन आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है कि कस्टम जो है
यहाँ पे फ्री मूवमेंट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी, जैसे लेबर कैपिटल का, इन एडिशन टू गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हो रहा था, बट यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी फ्री मूवमेंट होता है। एक एग्जाम्पल है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन क्या कहती है कि यहाँ पे ये ज़्यादा इंटीग्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू पिछले वाले जितने भी थे। यहाँ पे जो मेंबर्स कंट्री हैं वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी भी कोऑर्डिनेट कर लेती हैं, मतलब एक जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, ताकि फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के वो ईजिली मूव कर सके, जैसे यूरोपियन यूनियन। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल यूनियन। यहाँ पे क्या होता है कि और ज़्यादा डीपर इंटीग्रेशन है। यहाँ पे कंट्री अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों पॉलिसी को इंटीग्रेट कर लेती है, मतलब सेम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द एशियन एंड USMCA कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द मेंबर कंट्री। अब पहले इन्हें समझते हैं कि ये होती क्या है। ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके नाम ये दे रखे हैं, एक दो के याद करके चले जाना। ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चर डेवलपमेंट। इसके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ये ट्रेड को लिबरलाइज करता है। एशियन ने एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया है ताकि टैरिफिक और जो नॉन टैरिफिक बैरियर्स है वो कम हो सके मेंबर कंट्री के बीच में, और इंटर रीजनल ट्रेड जो है वो बढ़ सके। देन मार्केट एक्सपेंशन। अब क्योंकि यहाँ पे जो एरियाज है वो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो जो मेंबर कंट्री हैं वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को बेच सकती है, और इससे इन्होंने मार्केट जो है जनरली 650 मिलियन पीपल के जो मार्केट है वो कंबाइंड करती हैं। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड पॉलिसी सेम है तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा बन गया है। ईजिली जो है FDI, बहुत ज़्यादा FDI एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह जाती है, जिससे क्या होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है और जॉब भी क्रिएट होती है। देन इकोनॉमिक कॉपरेशन। एशियन ने प्रमोट किया है कॉर्पोरेशन एरिया इन एरियाज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। देन ग्लोबल ट्रेड लिंकेज। एशियन ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है अपने मेजर पार्टनर्स के साथ ताकि ये इंटीग्रेट कर सके मेंबर्स की ग्लोबल चेन को। इसके एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। अब आ जाता है USMCA, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिकन कनाडियन एग्रीमेंट। ये पहले NAFTA होता था बट ये रिप्लेस्ड हो गया 2020 में, और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अमंग द यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिकन, कनाडियन एंड कनाडा, जिसका एम है कि जो ट्रेड रिलेशन है उनको मॉडर्नाइज किया जाए। तो ये भी सेम ही है, ट्रेड फैसिलिटेशन करता है, मतलब टैरिफिक जो है जितने भी गुड्स ट्रेड होते थे कंट्रीज, इन 3 कंट्रीज के बीच में, उनके बीच का टैरिफिक हटा दिया ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वॉल्यूम बढ़ सके। देन सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। अभी जो एग्रीमेंट है इसने सप्लाई चेन को इंटीग्रेट कर दिया है ताकि जो ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका सामान बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अपनी इन्वेस्टर कंट्रीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, ताकि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट भी हो सके। लेबर एंड द इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। इसके अंदर प्रोविजंस है जिससे जो लेबर की कंडीशन है, जो एक कंट्री में लेबर काम कर रही है उनकी अच्छी कंडीशन रहे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फंक्शन एंड द स्कोप ऑफ वर्ल्ड बैंक, हाउ द वर्ल्ड बैंक प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स बना सके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और डेवलप हो सके। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शन है? तो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ये लॉन्ग टर्म लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्री को लो इंटरेस्ट रेट पे। टेक्निकल असिस्टेंट एंड एडवाइजरी सर्विस, लोन के साथ साथ ना ये एक्सपर्टीज़, पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को, ताकि वो अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये हेल्प करते हैं कंट्रीज़ में कि वो ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड कर सके, ट्रेन कवर करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करके। रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन, ये क्या करता है? वर्ल्ड बैंक डेटा कलेक्ट करता है डेवलपमेंट पे, रिसर्च करता है डेवलपमेंट इश्यूज़ पे और उसे पब्लिश करता है रिपोर्ट में, और इसकी हेल्प से जो कंट्री है वो अपनी अच्छे से पॉलिसी बना सकती है। मतलब अगर किसी भी कंपनी को अपनी पॉलिसी डिसीजन लेना होता है तो वो इसका वर्ल्ड बैंक का डेटा एनालाइज करके अपनी पॉलिसी बेटर बना सकते हैं। देन क्या है, स्कोप क्या है वर्ल्ड बैंक का? कि ग्लोबल रीच है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज इसमें हैं। देन सेक्टरल फोकस, किसी एक
ये डिफरेंट सेक्टर को कवर करता है, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये फंड करता है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, जैसे हाईवे बनवाना हो, पावर प्लांट बनवाना हो। देन पॉलिसी इन्फ्लुएंस ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक रिफॉर्म को, एक अच्छी गवर्नेंस तो आप पढ़ेंगे अभी आगे। देन पॉवर्टी रिडक्शन एंड स्ट्रैटेजी को, ताकि कंट्री जो है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। अब रोल क्या है वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल बिजनेस में? पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब वर्ल्ड बैंक पैसे देता है ताकि अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, रोड, पोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन बन सके। और अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट रिस्क, वर्ल्ड बैंक जो है वो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क जो है फॉरेन इन्वेस्टर का वो कम करता है, डेवलप करके अच्छी पॉलिसीज डेवलपिंग कंट्रीज में। देन प्रमोट करता है स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिसी एडवाइस और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू वो वर्ल्ड बैंक जो है कंट्री की जो इकोनॉमीज है उनको स्टेबल करता है ताकि इंटरनेशनल बिजनेस को फ़ायदा हो। देन फैसिलिटेट द मार्केट एक्सेस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक को कि वो ओपन कर सके न्यू मार्केट बाय इंप्रूविंग अ प्रोडक्टिविटी एंड रेज अ परचेसिंग पावर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इनकरेज द सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है मल्टीपल कॉर्पोरेशन के अंदर, ताकि जो भी बिजनेस हैं वो ढंग से काम करे, किसी कंट्री को एक्सप्लॉइट ना करे। एनहांस द प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, IFC मतलब फंड देके वर्ल्ड बैंक जो है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी प्रमोट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है और जॉब क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द रोल ऑफ IMF इन प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्री फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ द पेमेंट। देखो IMF क्या है, पहले हम समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे अभी तुम्हें ऊपर बताया था, ये सारे ट्रांजेक्शन जो होता है ना कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो सब रिकॉर्ड करता है एक पर्टिकुलर पीरियड के। और जो भी कंट्री BOP क्राइसिस फेस करती है इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल पेमेंट को मीट नहीं कर पा रही है, उन पर कर्जा ज़्यादा हो गया है। अब IMF कैसे इसे सपोर्ट करता है? तो सबसे पहले IMF पैसे दे देता है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट उन कंट्रीज़ को जो भी BOP की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो है अपना जो डेफिशिएट है उसे कम कर सके। कंडीशनल असिस्टेंट मतलब IMF जो है वो यूजुअली जब फंड देता है ना तो वो बहुत सारी कंडीशन लगा देता है बोरोइंग कंट्री के ऊपर, ताकि वो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली अच्छे से परफॉर्म कर सके। देन सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, IMF जिस भी कंट्री को फंड देता है ना वो उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है, उसकी पॉलिसीज़ को देखता रहता है और फिर ये भी देखता रहता है कि ताकि वो BOP की कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, जैसे किस तरीके से चीज़ें करनी है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में हेल्प करता रहता है। अब IMF की असिस्टेंट क्या है? पहले स्टैंड बाय एग्रीमेंट, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है टेम्परेरी BOP के लिए। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। देन रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे बहुत इमरजेंसी के टाइम पे पैसा प्रोवाइड किया जाता है। पॉवर्टी रेगुलेशन, पॉवर्टी रिडक्शन एंड द ग्रोथ ट्रस्ट, यहाँ पे लो इनकम कंट्रीज़ को कंसेशनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। देन आता है डिस्कस द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन अ फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो समझते हैं पहले ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ये फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वो तुम्हारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है, बट ये ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करती है, मतलब बिल्कुल फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है, स्टार्टिंग से सब कुछ शुरुआत से शुरू करती है, नया प्रोडक्शन फैसिलिटी बिल्ड करती है, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, रेदर देन मतलब ना तो एक्वायर मर्जिंग नहीं होता है, स्टार्टिंग से अपनी बिल्डिंग यहाँ पे सेटअप करती है। बेनिफिट क्या है इसके कि इनका पूरा कंट्रोल रहता है। अब स्टार्टिंग से आप सारा कुछ कर रहे हो तो जितने भी ऑपरेशन या मैनेजमेंट है उन पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। टेलर्ड ऑपरेशन, अब आपने स्टार्टिंग से सब कुछ बनाया है तो जिस हिसाब से आपकी नीड है प्रोडक्शन की, टेक्नोलॉजी की, उस हिसाब से आप डिज़ाइन या कस्टमाइज़ कर सकते हो। देन जॉब क्रिएशन, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अब आ रही है तो अब अगर हमारी कंट्री में कोई कंपनी आके सेटअप हो रही है तो वो यहाँ के लोगों को ही जॉब पे रखेगी, तो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इससे क्या होता है कि अब दूसरी कंट्री की कोई कंपनी आके यहाँ सेटअप हो रही है तो वह आसपास की जो रोड है, यूटिलिटी, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, उसको भी इम्प्रूव करेगी, इवन गवर्नमेंट भी इसको इम्प्रूव करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? हायर इनिशियल कॉस्ट, अब स्टार्टिंग से बिल्कुल फैक्ट्री आप सेटअप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर और टाइम आपका जाता है, लॉन्ग टाइम टू मार्केट। अब
इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, रिक्रूट करने में स्टाफ और प्रोडक्शन स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत लेट आता है, आपको पहले बहुत पैसा लगाना पड़ता है। कल्चर एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, अब दूसरी कंट्री की एक कंपनी आके हमारी कंट्री में सेटअप कर रही है, तो हमारे कल्चर और उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस होगा। तो ये अनफैमिलियर लीगल कल्चर और बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली चीज़ें उनके लिए कर देती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, कंस्ट्रक्शन करना और ऑपरेशन करना नई नई चीज़ों का, उससे क्या इन्वायरमेंट के इश्यूज रेज होते हैं और जिसकी वजह से रेगुलेटरी हर्डल्स और ज़्यादा आ जाते हैं। देन पॉलिटिकल रिस्क, अब आप आ रहे हो बहुत टाइम के लिए, आप यहाँ पे आ रहे हो, कल के दिन को कंट्री में अनस्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट हो गया तो आपको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर अ कंपनी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी नीड तो मीट कर रहे हो लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन। मतलब आप अपनी नीड मीट कर रहे हो बट फ्यूचर जनरेशन का ध्यान में रख के पूरी तरीके से हर चीज़ को ख़राब नहीं कर रहे हो। बस ऐसा कर रहे हो कि अगर आपने जैसे आज पेड़ काटा तो आपने अपनी नीड मीट कर ली पेड़ काट के, बट आपने क्या किया, उसकी जगह दूसरा पेड़ लगा दिया ताकि फ्यूचर जनरेशन में भी कोई यूज़ कर सके। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पे, कॉन्सेप्ट। किस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो रेस्पॉन्सिबली यूज़ करो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम करो और सोशल इक्विटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ध्यान देता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पहला इनहेंस द कॉर्पोरेट रेपुटेशन। जो भी कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाती है उसके लिए लोगों के मन में उसके लिए बहुत अच्छी इमेज होती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट परचेज होते हैं। रेगुलेटरी कंपाइंस, बहुत सारी कंट्री के अंदर ही इन्वायरमेंटल और सोशल रेगुलेशन बनी हुई है बहुत स्ट्रिक्ट वो भी। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हो ना तो आपको उन रेगुलेशन से छुटकारा मिल जाता है, कल के दिन को आपको कोई फाइन पेनल्टी नहीं होती, कॉस्ट सेविंग। अगर आप सस्टेनेबल ऑपरेशन करते हो तो वेस्टेज रिड्यूस होती है, आप एफिशिएंटली एनर्जी यूज़ करते हो, बेटर तरीके से अपने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आप ऑपरेशनल कॉस्ट कट डाउन हो जाती है। मार्केट एक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी उन कंपनी को सपोर्ट कर रही है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देन रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिस की हेल्प से इन्वायरमेंटल डैमेज, सोशल अनरेस्ट और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का जो भी रिस्क है ना वो सब कम हो जाता है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग, बाय द इंडिया इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब कंपनी जो है अपना काम किसी दूसरी कंट्री की कंपनीज को सौंप देती है ताकि वो मेन टास्क पे फोकस कर सके। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन इसकी दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि कंपनी अपने कोर एक्टिविटी पे फोकस कर पाती है और कॉस्ट बेनिफिट एक्सपर्टीज का बेनिफिट भी ले पाती है। अब इंडिया क्यों अच्छा कंसिडर करा जाता है, पहला स्किल्ड लेबर फोर्स। इंडिया के पास बहुत हाईली एजुकेटेड अच्छे इंग्लिश बोलने वाले प्रोफेशनल्स हैं जो कि जो कंट्रीज़ की काम है वो बहुत ही एफिशिएंटली कर सकते हैं। देन कॉस्ट एडवांटेज, इंडिया की जो लेबर है वो सस्ती है एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूरोपियन लेबर। तो अगर आप यहाँ पे काम करवा रहे हो इंडिया के लोगों से तो आप ना कॉस्ट सेव कर सकते हो। देन टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विस और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, जिससे क्या होगा कि अगर कोई कंट्री यहाँ के काम कराएगी तो हमारे लोग बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे। देन टाइम जोन एडवांटेज, इंडिया का टाइम जोन दूसरी कंट्रीज़ के टाइम जोन से, खासकर डेवलप कंट्री के टाइम जोन से बहुत ज़्यादा डिफर है। तो आप 24 घंटे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप 24 घंटे आपका काम चल सकता है। देन गवर्नमेंट सपोर्ट, इंडिया की गवर्नमेंट भी आईटी और बीओपी सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किए गए हैं, टैक्स बेनिफिट दे रखा है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।